हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड उनके एलटी में प्रिस्क्राइब्ड सोनेट्स 29, 138 और साथ ही साथ जो प्ले आपके में प्रिस्क्राइब्ड है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन। बैप्टाइज मतलब क्रिश्चियन में एक परंपरा होती थी, जन्म के 3 दिन बाद उनका बैप्टाइज मतलब एक तरह का संस्कार होता था। तो वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1564 को इनका बैप्टाइज संस्कार हुआ था। इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर इनके जन्म का पता लगाया जाता है, क्योंकि इनके बर्थ से रिलेटेड कोई भी फिक्स डेट का कुछ भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसी के रिलेटेड ये पता किया जाता है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ होगा और 26 अप्रैल को इनका ये बैप्टाइज्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर वॉज प्राइमरीली अ स्कूल मास्टर, अ फार्मर, अ ग्लव मेकर, अ क्लर्जीमैन। कौन थे? तो वे एक ग्लव मेकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इज लोकेटेड इन विच इंग्लिश कंट्री। कहाँ पे लोकेट करता है? चलिए फटाफट से बताइए। आप लोग लास्ट में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताना, इसलिए अपना स्कोर सभी लोग काउंट करते रहें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वॉरविकशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स मदर मैरी आर्डन बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, अ नोबल फैमिली, अ वेल्दी ह्यूमन फैमिली, अ मर्चेंट फैमिली। किससे बिलोंग करती थी? फटाफट से अपना आंसर। अ वेल्दी ह्यूमन फैमिली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे इन। किस ईयर में शेक्सपियर की शादी हुई थी एन हैथवे से? 1580 में, 1581 में, 1582 में या 1583 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1582 में शेक्सपियर की शादी हुई थी एन हैथवे से, जो इनसे ज़्यादा उम्र की थी। कितने ज़्यादा उम्र की थी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमने बताया नहीं। एन हैथवे वॉज हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर देन शेक्सपियर। शेक्सपियर से कितने साल बड़ी थी? 5 ईयर्स, 6 ईयर, 7 ईयर या फिर 8 ईयर? चलिए देखते हैं। 7 ईयर्स ओल्ड थी। आई थिंक 8 ईयर ओल्ड थी, इसको हम एक बार श्योर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर्स एल्डेस्ट चाइल्ड वॉज। शेक्सपियर का जो एल्डेस्ट चाइल्ड था वो कौन सा था? जूडिथ, हैमनेट, सुसाना या फिर एलिजाबेथ? तो जैसा कि आपको पता है कि शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। ठीक है। तो सुसाना जो थी वो ओल्डेस्ट थी। सुसाना, हाँ, ओल्डेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज शेक्सपियर्स ओनली सन। शेक्सपियर का ओनली सन कौन था? तो हैमनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैमनेट शेक्सपियर डाइड एट द एज ऑफ, जिसकी डेथ भी हो गई थी। कितने साल की उम्र में उसकी डेथ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब कि 11 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीरियड बिटवीन 1585 टू 1592 इन शेक्सपियर्स लाइफ इज नोन एज डार्क ईयर, लॉस्ट ईयर, साइलेंट ईयर। तो ये शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज, शेक्सपियर बिकम अ मेंबर ऑफ विच एक्टिंग कंपनी? एडमायरल्समैन, किंग्समैन, क्वींसमैन, लॉर्ड चैम्बरलिन्समैन। चलिए बताइए फटाफट से कि शेक्सपियर किस कंपनी के मेंबर बन गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द लॉर्ड चैम्बरलिन्समैन, जो कि लेटर किंग्समैन के नाम से जाना गया। द लॉर्ड चलिए ये तो हमने गलती कर दी, क्योंकि लास्ट में वही क्वेश्चन ही था। द लॉर्ड चैम्बरलिन्समैन लेटर बिकम, तो किंग्समैन। शेक्सपियर वॉज अ शेयर होल्डर इन, किसमें? तो ग्लोब थिएटर। शेक्सपियर जो थे वो ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन, किस ईयर में ये बना था?
1597 में, 1598 में, 1599 में या फिर 1600। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1599 में। विच इंग्लिश मोनार्क रिजाइंड ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स विच इंग्लिश मोनार्क reigned ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर। शेक्सपियर का जब कैरियर था तो किस मोनार्क का शासन चल रहा था उस समय पे, कौन था जिसका शासन चल रहा था? हेनरी एट्थ, एडवर्ड, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, कौन था? तो एलिजाबेथ के समय। शेक्सपियर रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज मेनली अंडर हेनरी, एलिजाबेथ, जेम्स। तो जेम्स फर्स्ट, क्योंकि पहले एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था, फिर इनके बाद जेम्स फर्स्ट के समय में भी विलियम शेक्सपियर रहे हैं। तो शेक्सपियर्स प्ले वर पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम मोस्टली एज फोलियोज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्वार्टोस, एंथोलॉजीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वार्टोस। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज पब्लिश्ड इन। फर्स्ट फोलियो जो था शेक्सपियर का वो कब आया था? 1616 में, 1620 में, 1623 में, 1630 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1623। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो वॉज कंपाइल्ड बाय बेन जॉनसन एंड जॉन डन, हेमिंग एंड कॉन्डेल, मॉर्लो एंड ग्रीन, बेकन एंड जॉनसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेमिंग एंड कॉन्डेल। शेक्सपियर रिटायर्ड टू स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन अराउंड। कब रिटायर हुए थे? 1608 में, 1610 में, 1612 में, 1614 में। तो 1610 में। शेक्सपियर डाइड ऑन, कब इनकी डेथ हुई थी? तो 23 अप्रैल 1616 में। 23 अप्रैल को उनका बर्थ भी हुआ था और इनकी डेथ भी हुई थी। शेक्सपियर वॉज बरीड एट, इनको कहाँ पे बरी किया गया था, कहाँ पे दफनाया गया था? इनके क्या कहते हैं, ब्यूरियल पे कुछ लाइन भी लिखी हुई हैं, याद है आपको? हॉली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रैटफोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव वॉन्स अगेंस्ट। देखिए अभी इसकी बात कर रहे थे। स्टीलिंग हिज राइटिंग, मूविंग हिज बोन्स, डैमेजिंग द चर्च। तो उनकी बोन्स को मूव करने को रिलेटेड कर्स था, कर्स बी द मैन करके। विच कंटेम्प्रेरी कॉल्ड शेक्सपियर द स्वीट सॉन ऑफ एवॉन। कौन कहता है? क्रिस्टोफर मार्लो हैं, बेन जॉनसन है, थॉमस किड हैं या फिर जॉन लिली हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। शेक्सपियर डिड नॉट अटेंड विच इंस्टीट्यूशन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल। तो जैसा कि पता है कि शेक्सपियर ने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन इस तरह की नहीं ली थी, हायर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। तो बचपन में तो ये ग्रामर स्कूल में पढ़े थे, लेकिन ना तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और ना ही तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर्स फॉर्मल एजुकेशन वॉज मेनली इन फिलोसफी एंड थियोलॉजी, rhetoric, Latin and classic, science and mathematics, law and politics। rhetoric, Latin and classic लिखा है, लेकिन कुछ खास इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली नहीं थी। शेक्सपियर्स फादर हेल्ड विच म्यूनिसिपल पोस्ट? मेयर ऑफ लंदन, एल्डरमैन, हाई कांस्टेबल या फिर बेलिफ ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। तो यही है। शेक्सपियर वॉज ग्रांटेड अ कोट ऑफ आर्म्स इन। तो ये आपका हो जाएगा 1596। शेक्सपियर विल वॉज साइन इन। विल जो इन्होंने अपनी साइन की थी वो कब साइन की थी? तो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, मार्च 1616 में। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। द फ्रेज सेकेंड बेस्ट बेड इन शेक्सपियर, ये इंपॉर्टेंट है। विल रिफर्स टू, तो जो सेकेंड बेस्ट बेड था वो इन्होंने अपनी वाइफ को दिया था। फर्स्ट बेस्ट बेड इन्होंने किसको दिया था? किसी को भी नहीं पता है। तो हिज वाइफ एन हैथवे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस में जो प्ले और सोनेट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रॉस्पेरोस आर्ट ऑफ मैजिक प्राइमरली सिम्बोलाइजेस। तो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? कॉलोनियल पावर को,
रेनेसांस ह्यूमनिज्म को, मिडिवल सुपरस्टिशंस को, पॉलिटिकल टायरेनी को। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि रेनेसांस ह्यूमनिज्म को। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, इस्टेब्लिश विच ड्रामेटिक टेक्निक इन मैकबेथ। तो ये क्या है, कॉमिक आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है, मोरल इन्वर्जन है, या फिर सटायर है। तो मोरल इन्वर्जन है ये। वॉयला डिस्गाइसेस हरसेल्फ मेनली टू विन ओलिवियाज लव, अर्न मनी, इंश्योर पर्सनल सेफ्टी। तो पर्सनल सेफ्टी के लिए उसने अपना रूप बदला था, क्योंकि लड़की के रूप में अगर वो अकेले रहती तो उसको कहीं भी जॉब भी ना मिलती और साथ में उसका गलत फ़ायदा भी लोग उठाते, इसलिए उसने अपने आप को डिस्गाइज किया था सिज़ारियो के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल्स डिज़ायर थ्रू आउट द टेम्पेस्ट इज रिवेंज, पावर, फ्रीडम, नॉलेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रीडम। मैकबेथ्स हॉलिसिनेटेड डैगर रिफ्लेक्ट्स सुपरनेचुरल कंट्रोल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से उसको वो डैगर, वो एक तरह से क्या कहते हैं, पावर के लालच में भी था, मारना भी चाह रहा था, और एक तरफ से डेथ उसको लेडी मैकबेथ ने भड़का भी रखा था, और एक तरफ से उसको मारने में डर भी लग रहा था। ओलिवियाज एक्सेसिव मॉर्निंग रिप्रेजेंट ट्रू डिवोशन, सोशल सटायर। वो क्या कसम खाती है कि शादी नहीं करेंगे, किसी आदमी का चेहरा तक नहीं देखेंगे, इस टाइप से करके उसने कुछ कसम खाई हुई थी, तो उसके जो कज़िन की डेथ की वजह से। तो ये किस चीज़ को दिखाता है, फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट या फिर मोरल स्ट्रेंथ। तो ये एक तरह से अगर हम कहें तो सोशल सटायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिबियंस फेमस कंप्लेन द आइलैंड इज माइन हाईलाइटेड। किस चीज़ को दिखाता है, कॉमिक रिलीफ को, कॉलोनियल रेजिस्टेंस को दिखाता है ये एक तरह से, ठीक है। लेडी मैकबेथ्स स्लीप वॉकिंग सीन मेनली शोज, क्या दिखाता है, फीमेल वीकनेस को दिखाता है, डिवाइन पनिशमेंट को दिखाता है, साइकोलॉजिकल गिल्ट को दिखाता है। तो क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल गिल्ट था, ठीक है, उसके अंदर। द रोल ऑफ फीस्ट इन 12th नाइट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फूल विदाउट विस्टम, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, मोरल कॉमेंटर, या फिर रोमांटिकल राइवल। तो ये मोरल कॉमेंटर है। प्रॉस्पेरोस फॉरगिव्स हिज एनिमीज बिकॉज ही वैल्यूज पॉलिटिकल गेन, फियर ऑफ रेबिलियन, मोरल सुपरियोरिटी, या फिर ह्यूमन कंपैशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन कंपैशन। बैंक्योस घोस्ट अपीयर्स टू एवरीवन, मैकबेथ अलोन, लेडी मैकबेथ, द विचेस। किसको दिखा था बैंक्यो का घोस्ट, तो मैकबेथ को दिखा था, ठीक है। ये देखिए मैकबेथ अलोन। सर टॉबी बेल्च, करेक्ट टिक कर देते हैं, मैकबेथ अलोन। सर टॉबी बेल्च मेनली रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, प्यूरिटन वैल्यूज, फेस्टिविटी एंड एक्सेस, कोर्टली लव। तो ये कौन थे, टॉबी बेल्च कौन थे, अंकल थे ना, ओलिविया के अंकल थे। तो फेस्टिविटी एंड एक्सेस को दिखाता है। द मास्क इन द टेम्पेस्ट ब्रेक्स ऑफ सडनली बिकॉज एरियल डिसअपियर, प्रॉस्पेरो रिमेंबर्स कैलिबन, फर्डिनेंड इंटरप्ट्स, या फिर मेरिंडा फेंट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉस्पेरो रिमेंबर्स कैलिबन। मैकबेथ बिकम किंग मेनली ड्यू टू फेट अलोन, प्रोफेसी एंड, तो उसने प्रोफेसी और एम्बिशन की वजह से वो किंग बना था। सेबेस्टियन इन 12th night is important because he causes comic relief, mirrors Viola, loves Olivia, helps Orsino। तो सेबेस्टियन जो कि किसका, वायला का ब्रदर था ना, ट्विन ब्रदर, जिसकी जैसे वो दिख रही थी जब उसने अपने आप को एज अ सिजेरियो बनाया हुआ था, तो मिरर था वायला का एक तरह से। गोंजालोस आइडियल कॉमनवेल्थ स्पीच रिफ्लेक्ट, क्या दिखाता है ये, चलिए बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ्स डाउनफॉल इज एक्सीलरेटेड आफ्टर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर के बाद उनका डाउनफॉल शुरू होता है, बैंक्योस डेथ के बाद, लेडी मैकबेथ्स डेथ, या फिर सेकेंड मीटिंग विथ विच, जब वो दोबारा से विचेस से मिलने जाता है और वो कुछ प्रेडिक्शंस लोग बताते हैं उसी के बाद से। मालवोलियो इज पनिश्ड मेनली फॉर हिज
मालबोलियो को किस चीज़ के लिए पनिश किया जाता है? लव के लिए, लॉयल्टी के लिए, प्राइड के लिए या फिर पॉवर्टी के लिए? तो वो बहुत ज़्यादा प्राइड में था, वो ना येलो येलो कपड़े पहन के घूमा करता है। प्रॉस्पेरोस ब्रेकिंग ऑफ हिज स्टाफ सिम्बोलाइजेस, किस चीज़ को दिखाता है? लॉस ऑफ पावर, पॉलिटिकल डिफीट, एंड ऑफ मैजिक या फिर डेथ? तो एंड ऑफ मैजिक। बिरनम वुड्स जो थी दिखाते ना डन साइंस में आ जाती हैं, ये प्रोफेसी फुलफिल हो जाती है। तो ये कैसे आती हैं, ये प्रोफेसी कैसे सच होती है, वुड्स कैसे चलती हैं? तो एक्चुअली जो मिलिट्री की स्ट्रेटजी थी कि कितने सोल्जर्स हैं ये पता न चल पाए, तो सभी ने उसकी ब्रांचेस को काट काट के सर पे लगा करके वो लोग चल रहे थे, ताकि संख्या को गिना ना जा सके, उनके नंबर्स को काउंट ना किया जा सके। वॉयलर डिस्गाइसेस कॉजेस, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन को कॉज कर देता है। ठीक है, सही है ना। द विचेस इन मैकबेथ मेनली फंक्शन एज एजेंट ऑफ फेट, मोरल जजेस, कॉमिक फिगर्स या फिर पॉलिटिकल रिबल्स? क्या हैं? तो ये एजेंट ऑफ फेट है। Caliban's language is significant because it is entirely abusive, so poetic sensibility, lack of imagination या फिर comic? तो so poetic sensibility. Next question is Lady Macbeth's unsex me here speech suggest, वो क्या कहती है ना कि मुझे मैं एक फीमेल हूँ और वो मुझे मेरे फादर की तरह लग रहा है, नहीं तो मैं ही उसे मार डालती, और इस वजह से वो गॉड से ऊपर हाथ करके प्रे करती है कि मेरा जो काश मुझे आदमी बना देते और मैं खुद ही इनका मर्डर कर देती। तो डिज़ायर फॉर क्रुएलिटी, रिजेक्शन ऑफ फेमिनिटी, हेटर्ड ऑफ मैन या फिर फेयर ऑफ पावर? तो रिजेक्शन ऑफ फेमिनिटी, फेमिनिटी को रिजेक्ट कर रही है ना यहाँ पे। ऑर्सिनोज लव इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्रैक्टिकल, सेल्फ इंडल्जेंट, डिवोटेड या फिर रियलिस्टिक? तो अगर हम देखें तो ऑर्सिनो का जो लव था वो कैसा था? सेल्फ इंडल्जेंट, वो हमेशा अपने आप में ही उदास रहता है और गाने गाया सुना करता है, इस टाइप से दिखाते हैं। एंटोनियोज लॉयल्टी इन द टेम्पेस्ट कॉन्ट्रास्ट विद गोंजेलो, अलोंजो, सेबेस्टियन या फिर प्रॉस्पेरो? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर गोंजेलो। Macbeth's courage is shown most clearly when he kills Duncan, fight Macduff, see Banquo's ghost, meets witches. Macbeth का जो करेज है वो दिखाई देता है क्लियरली when fight Macduff. 12th night as a festival suggest, 12th night एक फेस्टिवल की तरह क्या सजेस्ट करता है? ऑर्डर को, डिसिप्लिन को, मिसरूल्स को, पनिशमेंट को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसरूल। प्रॉस्पेरो कैन बी सीन एज शेक्सपियर्स, तो अल्टर ईगो के रूप में देखा जा सकता है उसको। द डोमिनेंट थीम कॉमन टू ऑल थ्री प्लेज इज, तीनों प्ले में जो ऊपर के 3 प्ले हैं उनमें पावर एंड इट्स मिसयूजेस को दिखाया गया है। सोनेट नंबर 29, अब यहाँ से देखिए 60 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी हम इसमें 30 क्वेश्चन और करेंगे, टोटल आपके 90 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक तरह की मैराथन क्लास। और जस्ट अभी 18 मिनट ही हुए हैं, तो आपके 25 मिनट या 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं दे रहे हैं हम एक क्वेश्चन को, ठीक है। सोनेट नंबर 29 ओपन विद अ मूड ऑफ, कैसा मूड था? जॉय, कॉन्फिडेंस, डिस्पेयर एंड सेल्फ पिटी। तो शुरुआत में क्या है, वो डिस्पेयर एंड सेल्फ पिटी को दिखाता है। सोनेट 29 द स्पीकर इनवाइसेस अदर्स फॉर देयर, किस चीज़ के लिए? किसी के आर्ट के लिए, किसी के स्कोप के लिए, किसी के फ्रेंड के लिए इसमें दिखाते हैं कि पोएट जलन करते हैं। आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट सजेस्ट, इमोशनल आइसोलेशन, फिजिकल एग्जाइल, पॉलिटिकल रिजेक्शन, सोशल सुपरियॉरिटी। तो इमोशनल आइसोलेशन है ना, उसको अकेला फील होता है। The turning point Volta in Sonnet 29 occur when the speaker thinks of his enemies, remember heaven, think of the beloved। तो जब वो अपने beloved के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि मैं अब तो वो अपनी स्टेट को किंग के साथ भी ना बदले, इतना कॉन्फिडेंस उसको फील होता है। The lark image in Sonnet 29 symbolizes spiritual uplift को दिखाता है।
Next question is, love in sonnet 29 has the power to replace material wealth, destroy ambition, increase fame, change fate. तो replace material wealth. For thy sweet love remembered such wealth brings implies love equal money, love equals money, love is temporary, love is spiritually enriching. तो love is spiritually enriching. The final couplet of sonnet 29 suggests that the speaker would not exchange his state with kings. वो राजाओं के साथ भी अपनी स्थिति को ना बदले. Sonnet 29 primarily belongs to the theme of, कैसी है, किस थीम को, टाइम एंड डिके को है, फ्रेंडशिप एंड लव के बारे में है, जेलेसी, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. तो फ्रेंडशिप एंड लव. अच्छा, ये जो सोनेट है तो किस, अगर पूछा जाए कि किसको डेडिकेटेड है तो किसको डेडिकेट है, कमेंट करके बताइएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, द टोन शिफ्ट इन सोनेट 29 इज फ्रॉम एंगर टू पीस, डिस्पेयर टू जॉय, फियर टू करेज. तो डिस्पेयर टू जॉय की ओर जाता है. पहले उदास था, बाद में जब अपने बिलफ्ड के बारे में सोचता है तो वो काफ़ी खुश फील करता है. सोनेट 138 मेनली डील्स विद, किस चीज़ पे, म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव. 138 में क्या है, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, है ना. तो म्यूचुअल डिसेप्शन, दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, फिर भी दिखावा करते हैं कि वो एक दूसरे पे बिलीव करते हैं. व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ इंडिकेट्स कंप्लीट ऑनेस्टी, ब्लाइंड ट्रस्ट, आयरॉनिक. तो क्या है, आयरॉनिक डिसबिलीफ है. द स्पीकर इन सोनेट 138 knowingly accept lies because he fears loss, love depend on illusion. ये कह सकते हैं ना. द वर्ड फॉल्स स्पीकिंग टंग रिफ्लेक्ट, यहाँ पे क्या दिखाता है, एंगर को, एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीट को, मोरल कॉन्डेमनेशन को, या फिर सरकाज्म को. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीट. एक्सेप्ट कर लेते हैं ना एक दूसरे की धोखे को. द स्पीकर प्रिटेंड्स टू बिलीव हिज मिस्ट्रेस बिकॉज ही इज़ नेव, काफ़ी भोला है, ऐसा नहीं है, भोला नहीं है. ही वॉन्ट टू अपीयर यंग, वो यंग अपीयर करना चाहता है, अपने आप को यंग दिखाना चाहता है, ऐसा भी नहीं है. ही वॉन्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है. कभी कभी सॉरी, इसका हो जाएगा ही वॉन्ट टू अपीयर यंग. सोनेट 138 प्रेजेंट लव एज, तो प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि आंसर तो पहले ही दिख गया है. द फ्रेज सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग सोर्स कॉन्शियस एंड सेल्फ डिसेप्शन. द टोन ऑफ सोनेट 138 इज मेनली, तो कैसी है, आयरॉनिक एंड सिनिकल है. द रिलेशनशिप इन सोनेट 138 इज सस्टेन्ड बाई ऑनेस्टी, पैसन, साइलेंस, म्यूचुअल लाइज. तो म्यूचुअल लाइज के द्वारा रिलेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है. द क्लोजिंग कपलेट ऑफ सोनेट 138 सजेस्ट दैट लव एंड इन ट्रुथ लाइज इंश्योर हारमनी. तो लाइज इंश्योर हारमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा. सोनेट 29 कंट्रास्ट मोस्ट स्ट्रांगली विद सोनेट 138 इन इट्स व्यू ऑफ वेल्थ, लव, यूथ, टाइम. तो अगर हम बात करें तो लव, एक में प्यार को झूठा दिखाया गया और एक में प्यार की वजह से वो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस फील करता है. लव इन सोनेट 29 इज इल्यूजरी, रिडेम्पटिव, डिसेप्टिव, या फिर फिजिकल. तो कैसा है, रिडेम्पटिव है. लव इन सोनेट 138 में कैसा है, आइडियल एंड अपलिफ्टिंग है, ऑनेस्ट एंड फेथफुल है, रियलिस्टिक एंड फ्लॉड है, या फिर डिवाइन है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी. सोनेट 29 रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स इमोशनल regeneration. Sonnet 138 reflect the speaker's spiritual purity, worldly wisdom, innocence. तो worldly wisdom. The speaker's self-image in Sonnet 29 is initially self-critical. The speaker's self-image in Sonnet 138 is, इसमें कैसी है, innocent lover है, सिनिकल है, रियलिस्ट है. तो सिनिकल रियलिस्ट. सोनेट 29 यूजेस विच डोमिनेंट इमेजरी, लीगल,
रिलीजियस, नेचुरल या फिर मिलिट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल। 138 यूजेस आयरनी मेनली टू एक्सपोज रोमांटिक सेल्फ डिसेप्शन। टुगेदर सोनेट 29 एंड 138 शो शेक्सपियर्स व्यू ऑफ लव एज इमोशनली कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।